लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सर्कुलर मोशन ये चैप्टर का नाम है। देखो, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए तो सबसे पहले वेक्टर पढ़े हम लोग, उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। काइनेमेटिक्स का मतलब हम समझा चुके हैं क्या होता है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। यानी जिसमें हम यू, वी, ए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। जिसमें हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ें, जैसे हम लोग v = u + at पढ़ें, s = ut + ½ at² पढ़ें, v² - u² 2s, इस तरह से करके कुछ फार्मूला पढ़ें। तो ये सब चीज़ हम लोग जहाँ पढ़ते हैं उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स का एक और ब्रांच आता है जिसको हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मोशन आया कहाँ से, या वो जो एक्सेलरेशन, जो चीज़ हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े उसका रीज़न क्या है। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में कौन लाता है? फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कौन जनरेट करता है? फोर्स। तो फोर्स के बारे में जहाँ हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक्स, ठीक है। और ये दोनों ब्रांच को मिला के, यानी कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों को मिला के, यानी कि मोशन जिसमें पढ़ा जाता है और मोशन क्यों होता है वो जिसमें पढ़ा जाता है, इन दोनों को मिला के जो फिजिक्स का ब्रांच बनता है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे, सिंपल मोशन जिसको कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, वो सब हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, यानी जब ऑब्जेक्ट, ध्यान से बाबू, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा हो तो हम लोग ये पूरे सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़े, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये ऑब्जेक्ट सीधा सीधी यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं जब पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होता है। या मान लो ये यहाँ से ऐसे भी डिस्प्लेस हुआ ना, मान लो यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस हो गया, मान लो यहाँ चौक था यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस हो गया, तो भी इसको भी हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के मोशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, क्या इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में, ठीक है। तो जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो वो मोशन थोड़ा अलग होता है, हम लोग देखेंगे कैसे वो डिफरेंट होता है। तो पूरे सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे आते हैं, यानी जब समझ में आ जाएगा तुम लोग को, तो हम लोग सबसे पहले क्या आते हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, तभी कनेक्ट कर पाओगे। सपोज करो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका कहीं पे यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर मोशन, मतलब इस सर्कल में, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सर्कल में एक कांस्टेंट, अब सब कुछ बताएंगे, समझना बात को। ये एक ऑब्जेक्ट है जो एक कांस्टेंट रेट से इस सर्कल में मूव कर रहा है। कांस्टेंट रेट कहने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना कि ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है वही स्पीड से मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि शुरू में धीरे धीरे मूव कर रहा था, बीच में कहीं तेज हो गया, फिर कहीं स्लो हो गया, फिर कहीं तेज हो गया, ऐसा नहीं है। ये कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है। जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ये जो ऑरिजिन, ये जो सेंटर होता है ना सर्कल का, उसको ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। और ऑरिजिन से होता हुआ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं,
इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से हर एक बात को सुनना, हर एक बात को समझना। सपोज करो किसी भी समय में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, किसी भी समय में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से मिला दें तो ये उस सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होता है थीटा। बहुत ध्यान से सुनना है ना। तो किसी भी समय में ये ऑब्जेक्ट का जो रेडियस होता है या ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाला जो रेडियस होता है किसी भी समय में वो एक एंगल बना रहा होता है थीटा। ये एंगल ही सर्कुलर मोशन के केस में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। जैसे समझो बात को, अगर तुमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक 5 सेंटीमीटर के सर्कल में ऐसे घूम रहा है, सपोज करो तुमको ये बात पता है, ठीक है। अगर तुमको हम ये बता दें कि अभी ऑब्जेक्ट 30 डिग्री के एंगल पे है, तुम समझ जाओगे ना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। यहाँ से 30 डिग्री का जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ ऑब्जेक्ट होगा। हम बोल देंगे अभी ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पे है, तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ से 60 डिग्री तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे होगा। हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट अभी 90 डिग्री पे, समझ जाओगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। मतलब ये अकेला एंगल ऐसा चीज़ है जो तुमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता देता है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर पोजीशन। जब हम लोग सिंपल मोशन पढ़ते हैं, ध्यान देना, तो हम लोग ऐसे एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक ओरिजिन लेते हैं। इस मान लो ऑब्जेक्ट पहले कभी हम क्या करते हैं, इस पूरे लाइन को, असल में ऑब्जेक्ट सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन में ऐसे मोशन कर रहा है तो हम उस लाइन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं जिस लाइन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कैलिब्रेट कर देते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है किसी भी समय में तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन x = 2 है ना। अगर ये सब मीटर में तो 2 मीटर है। मान लो थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो हम इसको बोलते हैं इसका इनिशियल पोजीशन, इसको बोल सकते हैं इसका फाइनल पोजीशन 3 मीटर है। इस सिचुएशन में बहुत ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी अगर है तो वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम उसका एंगुलर पोजीशन कहते हैं। और इस केस में वो ओरिजिन से जितना दूर होता है उसको सिंपली उसका पोजीशन कहते हैं। जैसे शुरू में उसका पोजीशन 2 था, बाद में 3 हो गया। इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, थीटा को हम उसका एंगुलर पोजीशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो कुछ भी नहीं, हम यहाँ सिंपल सब चीज़ों को लिख देते हैं कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है जी। एंगुलर पोजीशन जो होता है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा का मतलब एंगल मेड बाय, क्योंकि फिगर में पता है थीटा क्या है तो हम लिख नहीं रहे एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, लिख नहीं रहे हैं। अब समझना, किसी भी टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसका पोजीशन ये बताएगा, अब इसका पोजीशन जो है सो ये वाला एंगल बताएगा, ये वाला एंगल। सपोज करो हम पुराने एंगल को θ1 नाम दे रहे हैं और बाद में जो पूरा ये बड़ा सा एंगल बना इसको हम θ2 नाम दे रहे हैं। ये जो बड़ा सा एंगल बना इसको θ2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है, थोड़ा यहाँ पे देखना, अगर फाइनल पोजीशन 3 है, इनिशियल पोजीशन 2 है, तो हम बोलेंगे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, यानी 1 होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और नहीं तो तुम सीधा सीधी यहाँ से देख के भी बता सकते हो कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ। तुम सीधा सीधे ऐसे भी बता सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको कि हम डेल्टा x लिख सकते हैं या s लिखते हैं या x लिखते हैं, अलग अलग तरीका है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा डेल्टा x लिखना अगर इसको हम x एक्सिस माने हैं तो, है ना। ये क्या हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी कि 3 - 2 = 1 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो समझना बात को, पहले एंगल था θ1, बाद का एंगल हो गया θ2, यानी पहले का एंगुलर पोजीशन था θ1, बाद का एंगुलर पोजीशन हो गया θ2। तो बाद का एंगुलर पोजीशन माइनस पहले का एंगुलर पोजीशन, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे बाद का पोजीशन माइनस पहले का पोजीशन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट एक लाइन में चल रहा होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
और यहाँ पे क्या होता है कि बाद का एंगुलर पोजीशन माइनस पहले का एंगुलर पोजीशन, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है ना तो असल में एंगल सबटेंड कर रहा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो या तुम सीधा सीधी देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आने में कितना एंगल बनाया, ये जो एंगल होगा, ये θ2 माइनस θ1 ही ना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि θ2 माइनस θ1 होता है, ठीक है। हम इसको क्या यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज करो डेल्टा थीटा लिख दिए, जो कि θ2 माइनस θ1 हुआ। बात समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग वो भी समझ गए, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनना बात को। सपोज करो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को होने में कुछ समय लग गया। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ आने में सपोज करो 5 सेकेंड लगा, एक एग्जाम्पल। तो जो टाइम ड्यूरेशन हुआ ना, टाइम ड्यूरेशन जो 5 सेकेंड हुआ, उसको हम लोग सिंबॉलिकली डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। सपोज करो एंगल को θ1 से θ2 तक पहुंचने में डेल्टा टी का टाइम ड्यूरेशन लग गया। तो यहाँ पे एक और नया टर्म निकल के आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ध्यान देना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय उस डिस्प्लेसमेंट को होने में जो टाइम लगा। जैसे नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मेरा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखना जरूरी नहीं है, हम सीधे ऐसे लिख देते हैं डेल्टा थीटा बाय इस डिस्प्लेसमेंट को होने में जो समय लगा, ठीक है। अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें, जिसको कि इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, जब हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो हमको यहाँ लिमिट लिखना पड़ता है। क्यों? ये टाइम हमको बहुत छोटा लेना पड़ता है, ये टाइम बहुत छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि इंस्टेंट की बात कर रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस बहुत छोटे से टाइम में जो वेलोसिटी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, लिमिट, और ये टाइम को बहुत छोटा ले लेते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। वो दिख रहा है, देखो तो। अब देखो ओमेगा क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि जब डेल्टा टी एकदम छोटा हो जाता है, 0 के लगभग इक्वल, तो इसको हम लोग dt लिख देते हैं। और जब टाइम बहुत छोटा तो ये भी बहुत छोटा, तो ये हो जाता है मेरा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को खाली एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जा सकता है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को खाली वेलोसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुआ। एक और टर्म पे आते हैं हम लोग। देखो सब कुछ एंगुलर पढ़ रहे हैं हम लोग, एंगुलर पोजीशन पढ़ें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ें, एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ें, है ना। तो हम इसको सीधे सीधी एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, साइड में लिख देते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक है। ओ मागे, वैसे ही कुछ ओमेगा, ठीक है। अब समझना, एक और टर्म रह गया एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट देख लिए, वेलोसिटी देख लिए, ठीक है। एक टर्म रह गया एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनना, जो एंगुलर वेलोसिटी ये हुआ, अब हम लोग आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन होगा,
क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है, हम इतना आसानी से इसको नहीं समझ पाएंगे, पूरा अलग से हमको टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाएंगे अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बात समझ लेना, ठीक है। छोटा सा बात क्या समझना कि अच्छा छोड़ो, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, सीधा सीधी डी ओमेगा बाई डी टी लिख दें, है ना, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर है कनक? सब पूरा कॉपी कर लो तो को ध्यान से। हम लोग अभी क्या देखें कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो असल में एक एंगल होता है ना। ऑब्जेक्ट या एंगुलर पोजीशन भी कहा जाए तो वो भी एक एंगल होता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ यूनिट्स की बात करें, ठीक है, नोट करके यहाँ पे कुछ लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा टेबल बना दे रहे हैं इसके लिए कि यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिख दे रहे हैं, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़, और इस साइड इसका हम एसआई यूनिट लिख देते हैं। बहुत ध्यान से देखना, जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, पूछेंगे जी इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक एंगल होता है ना, और एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ये बात याद रखना, ठीक है, बायोलॉजी वाला बच्चा लोग थोड़ा याद रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है और एंगल का एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी रेडियन होता है, और रेडियन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, छोटा आर ए डी, इससे सिंबलाइज्ड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, बाबू पूछेंगे आनंद खाली गप करते रहता है। अब देखो समझना थोड़ा सा, तुम लोग को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज करो अगर हम लोग नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मीटर के जगह रेडियन है, तो ये रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे रेडियन पर सेकेंड, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड, जैसी मर्जी तुम्हारी। और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, दीपिका बताएगी, एक मिनट, रेडियन, वेरी गुड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्या, बस यहाँ पे मीटर के जगह रेडियन आ जाता है, लिख लो। याद कर लो, पूछेंगे। हो गया, मिटाते हैं, मिटाते हैं। ध्यान देना,
हम लोग मेनली 3 इक्वेशन पढ़े थे जब हम लोग कैनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, मेनली ये पढ़े थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना कि यहाँ पे जब हम लोग एंगुलर मोशन पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं या डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को x से या डेल्टा x से, s से या डेल्टा s से डिनोट किया करते थे। ठीक है, दूसरी बात, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझना थोड़ा सा बात, यहाँ पे क्या है कि s के जगह थीटा आ जाएगा, v के जगह ओमेगा आ जाएगा, एक्सेलरेशन के जगह अल्फा आ जाएगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है u, उसको हम ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जैसे जब हम लोग सिंपल नॉर्मल मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग का जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है जो हम लोग याद करते हैं वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, v के जगह ओमेगा लिखेंगे, एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इस चीज़ को कि इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट देन, जब एंगुलर अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट होता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सेकेंड वाला अगर हम वो फॉर्मूला लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s के जगह थीटा लिख देते हैं, u t है तो u के जगह ओमेगा नॉट t प्लस हाफ a के जगह अल्फा t स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन होता है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, v के जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, s के जगह थीटा। तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम ये फॉर्मूला याद करो, तुमको अगर ये भी फॉर्मूला याद है, लेकिन अगर क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है तो इस फॉर्मूला में v के जगह फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी रख देना, इसके जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी a के जगह अल्फा रख देना है बस। लेकिन लिख लो इसको। हाँ, अब देखो अब स्टार्ट हो, ठीक स्टार्ट हो गया ना। हाँ, चलो ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ थोड़ा समझना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन, कोई बात नहीं करेगा जी, नहीं तो यहाँ खड़ा करके क्वेश्चन पूछेंगे अगर हम देख लें किसी को बात करते तो। रिलेशन बिटवीन ऐसे लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को समझना। अच्छा, ये स्कूल एग्जाम में भी पूछ देगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, ध्यान देना, सपोज ये मेरा, इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, इसके सेंटर को, है ना, और ये अपना एक्स एक्सिस रहता है, ठीक है, ये इधर वाई एक्सिस रहता है, ये सब बात हम लोग देख चुके हैं सब कुछ, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे, समझना बात को, अगर उसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये हो गया, सपोज करो, इसका नाम, इस इनिशियल पोजीशन का नाम अगर हम P1 दे देते हैं, फाइनल पोजीशन का नाम अगर हम P2 दे देते हैं, तो ध्यान से देखना, इस बात को थोड़ा समझना, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो ये वाला बीच का जो एंगल होगा ये होगा, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। लेकिन ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट P1 से P2 गया तो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो कर लिया,
या एक लीनियर डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया। ये वाला, ये जो आर्क बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ये जो आर्क बना, ये आर्क उसका लीनियर डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और अगर हम इसको स्ट्रेट ऐसे जोड़ दें, ऐसे स्ट्रेट जोड़ दें, तो दिस विल बी इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये जो सीधा स्ट्रेट लाइन होगा वो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो आर्क बनेगा P1 P2, ये उसका लीनियर डिस्टेंस कवर होगा। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी के जगह लीनियर स्पीड रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, लीनियर स्पीड ही होता है। अब थोड़ा ध्यान देना, एक बात समझना, ये जो मेरा आर्क है P1 P2, हम ये आर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको इसका रेडियस पता है तो। तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे कि अगर कोई भी सर्कल होता है, सपोज करो, और ये सर्कल का अगर एक आर्क होता है, ये आर्क का लेंथ अगर L है, यहाँ का एंगल अगर थीटा है और रेडियस R है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि आर्क लेंथ जो होता है वो R इंटू थीटा होता है। जिसको याद नहीं होगा कहीं पे साइड में लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कह के पढ़ते हैं, क्लास 10th के मैथ्स में ही पढ़ा जाता है, वो हमको याद नहीं है किस हेडिंग में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, लीनियर डिस्टेंस, जो कि P1 P2 हम नाम दे रहे हैं फिलहाल उसको, ठीक है, और ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर है, इसको हम लोग सपोज करो एक और, ये जो इसको हम लोग डेल्टा S भी नाम दे रहे हैं P1 P2 को, ठीक है। तो ये जो लीनियर ध्यान देना, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये जो P1 P2 आर्क है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो डेल्टा S होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी R इंटू डेल्टा थीटा, उस हिसाब से, है ना। हम दोनों साइड क्या करते हैं, हम दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स। हम उस सब लिख नहीं रहे हैं, या चलो लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऐसा करते हैं, इसको हम लिख देते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन आ जाता है, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग डेल्टा टी बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेल्टा S बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यहाँ पे क्या करते रहे, लिमिट ले रहे हैं, है ना, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा S बाय डेल्टा टी। इधर ये R तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो R हम बाहर रख सकते हैं, लिमिट अंदर लगा सकते हैं इस तरह से, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखो, तो अगर हम इसका ds बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये चीज़ ds बाई डी टी, है ना। इधर हम लोग ये R है अपना, और इस साइड हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये जो S है या डेल्टा S है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। हम यहाँ पे ds बाई डी टी जो आएगा ना, यानी कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं तो वेलोसिटी आता है, लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो स्पीड आता है ना। तो यहाँ से जो आएगा वो आता है स्पीड, वेलोसिटी नहीं आता, स्पीड आता है, ठीक है, लीनियर स्पीड आता है। हम और आगे क्लियर करेंगे, पहले लिख लेते हैं, स्पीड को भी v से ही डिनोट किया जाता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं v, ये हो गया r, और ये क्या हो गया, ओमेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ पे v जो है वो लीनियर स्पीड है। हम वर्ड्स में लिख देते हैं इस चीज़ को। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को, सब सिंबल्स का मतलब क्या है, वेयर जो v है वो क्या, v इज द लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का मतलब होता है नॉर्मल स्पीड, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं आज तक, है ना।
लीनियर स्पीड है, ठीक है। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी है ये, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये डेरिवेशन आता है स्कूल एग्जाम में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा डिराइव करना। तो इसको इम्पॉर्टेंट में लिख लेना, आएगा। स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या? डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। थोड़ा ना उल जलूल काम से समय बचा के पढ़ाई के लिए भी समय निकालो, नहीं तो फिर ऐसा स्थिति आएगा ना बाबू, अभी कुछ नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग अपना भविष्य नहीं देखे हो। थोड़ा सा क्या करो ना, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आराम से बैठो और एक बार सोचो कि 10 साल के बाद तुम्हारा क्या होगा, या 15 साल या 20 साल के बाद तुम्हारा क्या होगा। पहला चीज़, अभी तुम्हारा ज़रूरत बहुत कम है। तुमको जो भी चाहिए तुम्हारे पापा या कोई और जो तुम्हारे घर में कमाते हैं तुम्हारा ज़रूरत पूरा कर दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ज़रूरत कम है। कल दिन को पापा तुम्हारा ये ज़रूरत भी पूरा नहीं करेंगे, तब क्या होगा? आज तुम बाइक में घूम रहे हो, बुलेट में घूम रहे हो, या कार में घूम रहे हो, या अच्छा साइकिल में भी घूम रहे हो ना, कल दिन को तुम अपने लिए एक बाइक खरीदने के काबिल भी नहीं बन पाओगे। कोई भी काम तुम कर रहे हो, कोई भी काम, अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ना, चाहे तुम जो भी काम कर रहे हो, उस काम में तुमको शिद्दत चाहिए कुछ करने के लिए, उस काम में सक्सेसफुल होने के लिए। तो अभी जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा भी तो शिद्दत पैदा करो। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम 10 मिनट पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो उससे कुछ आउटपुट लो ना यार। तुम्हारा मेहनत, तुम सोचो ना यार, तुमको कोई कदर नहीं है माँ बाप का, ना अपना कोई कदर है। तुम्हारे बाबूजी इतना दिन भर खट के जो पैसा कमाते, तुम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, उनका समय वेस्ट जा रहा है, तुम्हारा खुद का टाइम, एनर्जी सब वेस्ट जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई काम करने से अगर हमको कोई फ़ायदा नहीं हो, तो उस काम को करने से तो सारा एनर्जी, मेहनत सब वेस्ट चला गया, वेस्ट जा रहा है। तो तुम यही सोचो कि जो काम तुम कर रहे हो उससे कुछ आउटपुट लो, कुछ रिजल्ट लो अपने लिए। सबको बोल रहे हैं हम, खाली सागर को नहीं बोल रहे हैं, हम हर बच्चे, हम जानते हैं कि हमको कौन बच्चा कैसा है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ये डायग्राम लिखो और समझा देना, ये वाला, ठीक है। कोई पार्टिकल सबसे पहले P1 पे है, थोड़ी देर के बाद P2 पे चला गया, तो ये जो एंगल बनाया वो डेल्टा थीटा हुआ, इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन ये लीनियर डिस्टेंस भी तो कवर किया। जैसे समझो बात को, एक एग्जाम्पल लो, मान लो एक बड़ा सा सर्कुलर पार्क है, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क में हम घूम रहे हैं, सपोज करो हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं एक सर्कुलर पार्क में। तो अगर हम सपोज करो किसी भी टाइम में P1 पे थे, तो सर्कुलर पार्क के सेंटर से हमको जोड़ने वाला जो लाइन है, अगर हम P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे चले गए, तो ये लाइन एक एंगल सबटेंड कर देगा। उसको हम लोग अगर हम हैं ये पार्टिकल, सपोज करो सर्कुलर पार्क में दौड़ रहे हैं, तो उसको हम अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन साथ में हम रोड पे भी तो दौड़ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे रोड पे भी तो दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो हम कुछ डिस्टेंस कवर किए दौड़ते दौड़ते। नॉर्मल डिस्टेंस जो हम, जिसके बारे में हम पढ़े हैं आज के पहले शुरुआत में, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम चक्कर काटते हुए जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्टेंस, सिंपल वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वो सिंपल वाला डिस्टेंस हो गया। जब सिंपल वाले डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किए तो सिंपल वाला स्पीड आ गया। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किए, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किए तो स्पीड आया। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया, एंगुलर वेलोसिटी आया। बस यही चीज़ है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सबको बोल रहे हैं रुद्र, देख लो, है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे v क्या है? लीनियर स्पीड। ये भी पूछेंगे, v लीनियर स्पीड, r रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है।
अब हम इन सभी चीज़ों को अब थोड़ा समझो, इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर रहे हैं। P2 और P1 को जो जोड़ रहा है डॉटेड लाइन, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस किए नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी उसका यूज़ नहीं है, हम डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। बात नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dv/dt हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, r कांस्टेंट है, ध्यान देना। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r बाहर निकल जाएगा और d⍵/dt हो जाएगा, d⍵/dt हो जाएगा, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, बार बार कम से कम 4 बार बोल दिए हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन आता है, स्पीड का डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब स्पीड, एक्चुअली में स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम इसके वेलोसिटी को, ये लीनियर स्पीड है ना, ये लीनियर स्पीड है। जब हम लीनियर स्पीड का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इससे जो लीनियर एक्सेलरेशन, एक बार ध्यान से सुनना, ये रिलेशन को समझो। रिलेशन क्या है, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन से कनेक्ट कर रहा है। एंगुलर मोशन अलग चीज़ है, सर्कुलर मोशन अलग चीज़ है, और लीनियर मोशन अलग चीज़ है। तो ये फॉर्मूला लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन से कनेक्ट कर रहा होता है ना, लीनियर स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो ध्यान देना, इसको डिफरेंशिएट करने से पूरा एक्सेलरेशन नहीं आता है, एक्सेलरेशन का एक छोटा सा टुकड़ा आता है, एक्सेलरेशन का एक छोटा सा पार्ट आता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे। इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं और AT से नाम देते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में। ये हो गया R, और इसको तो हम लोग अल्फा बोल ही सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे AT जो है, वेयर AT is the tangential component of the linear acceleration। जो नेट लीनियर एक्सेलरेशन होगा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है। और अल्फा क्या है, पहले से तुम लोग को पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, लिखना क्वेश्चन। अ पार्टिकल,
देखो एक बात और हम तुम लोग से बोलना चाहते हैं, पता नहीं हमको बहुत ख़राब लगता है जब देखते हैं कि ऐसा बच्चा लोग करता है, ख़राब लगता है, इसलिए बोल देते हैं एक बार, नहीं तो दिमाग में रहेगा, फिर हम इधर लिखने उखने में कुछ मिस्टेक करेंगे। समझना, जैसे कोई बच्चा अगर बोका रहता है ना, हम अपना मन का बात, बोका मतलब समझ रहे हो, बुड़बक है, दिमाग बुद्धि नहीं है, और अगर वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो चलो थोड़ा बहुत लगता है कि अरे भगवान इसको बुद्धिए नहीं दिए हैं, दिमागे नहीं दिए हैं, बेचारा कहाँ से पढ़ेगा। लेकिन कुछ बच्चा जिसका दिमाग अच्छा रहता है, साउंड दिमाग है, साउंड मतलब बढ़िया दिमाग है, उसको भी देखते हैं जब वो बढ़िया से नहीं पढ़ता है और अपना करियर ख़राब कर लेता है तो बहुत ख़राब लगता है। समझ रहा है बाबू? क्योंकि लगता है कि ये कुछ कर सकता था, अगर ये अपने आप को रियलाइज़ कर पाता, अपने अंदर की एबिलिटी को रियलाइज़ कर पाता तो ये कुछ कर सकता था, ऐसा लगता है। और फिर होता यही है कि लास्ट में आलतू फालतू चीज़ में, दोस्त यार के चक्कर में सब बर्बाद कर लेता है। क्वेश्चन लिखा रहे थे ना, देखो लिखना, a particle moves in a circle. A particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Moves in a circle of radius 20 centimeter with a linear speed of 10 meter per second. 10 meter per second. Full stop. Find the angular velocity. Find the angular velocity. बनाओ। 6:45 में क्लास शुरू हो जाएगा जी, ठीक है? 6:45 उधर बोल दो तो, उधर बच्चा लोग को। जीरो 0.5 आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट देखना, 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या सर SI यूनिट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जी। जब तुम्हारा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड में है और रेडियस सेंटीमीटर में है तो तुमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 सही है आंसर। देखो सीधा सीधी ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कुछ तो है ये नहीं है जी। V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है, तो यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू V/R लिखोगे। V कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 लिखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 50। अब इससे आसान क्या होगा? और इसका SI यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के जगह खाली रेडियन आ जाता है, ठीक है? बन गया, यहीं बना दिए, ठीक है? नेक्स्ट, देखो एक बार हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, मैथमेटिकली सभी चीज़ों को प्रूव करेंगे। अभी खाली मैं ऐसे दिखा देते हैं फिजिकली। देखो होता क्या है, समझना बात को, जब हम एक सर्कल में मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे सपोज करो जब हम यहाँ पे मोशन, यहाँ पे हैं, हम ऐसे दौड़ रहे हैं एक सर्कुलर पार्क में, और किसी भी समय में हम यहाँ पे हैं, तो मेरा जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन होता है इधर, टेंजेंशियल, ऐसे। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ऐसे। हम ये बहुत डिटेल से मैथमेटिकली इन सब चीज़ों को प्रूव करेंगे, ठीक है? और क्या बोल रहा है कि किसी भी समय में एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो, समझना बात को, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको स्पीड कहेंगे, ठीक है?
तो यहाँ पे जो स्पीड है, शुरुआत का स्पीड वो तुम्हारा दिया हुआ u इज इक्वल टू दिया हुआ है कि शुरू में कितना स्पीड से चल रहा है, थोड़ा बोलो तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। और यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लगा, 2 सेकेंड लगा। तो देखो ये सब जो स्पीड है, समझना, ये इनिशियल फाइनल स्पीड है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन में चेंज इन स्पीड करके निकालते हैं ऐसे कि चेंज इन स्पीड बाय टाइम, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट दे देता है। तो यहाँ पे v मेरा 6 में से 5 जाएगा, 1/2 करेंगे तो 0.5 मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ये दे दिया। r तुमको पता है अल्फ़ा निकालना है, वो है ना, वेरी गुड। तो अल्फ़ा हम लोग कैसे निकाल लेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बाय r, ये हम निकाल लिए 0.5। r कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर, ये काट दो तो 2.5 आ गया। अल्फ़ा कैसा यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो लिख देना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।